जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। बेसिकली बच्चों, रिसेंट में इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका जो एनुअल का एग्जाम होने वाला है 2022-23 के लिए, यानी कि आपका इंग्लिश का जो फाइनल का एग्जाम होने वाला है, जिसमें मॉर्निंग का जो पेपर है वो आज है, यानी कि 17 फरवरी को, ठीक है। और जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं उनका पेपर है 20 फरवरी को। तो इन दोनों ही डेट्स के एग्जाम्स के लिए इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर का हर एक क्वेश्चन आंसर आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। यानी कि इस पेपर से आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ये पेपर डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके इंग्लिश के फाइनल एग्जाम में, जो कि आज है और इवनिंग का है 20 फरवरी को, ठीक है। और एक चीज, आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे के पूरे चैनल की टीम की तरफ से आप सभी को आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करके आना। आपकी तैयारी हमारी तरफ से बहुत अच्छी करवाई गई है और अभी भी हम तैयारी और करने वाले, ठीक है। बेस्ट विशेष फॉर योर इंग्लिश एग्जाम। ओके, टुडे एंड 20 ऑफ फेब। नाउ अब पेपर के पैटर्न को थोड़ा समझ लीजिए। कई बच्चों ने अभी तक शायद ना देखा हो। तो टाइमिंग आपके 3 घंटे की रहेगी। मैक्सिमम मार्क्स आपके टोटल 80 होंगे। पेपर 3 सेक्शन में आपका डिवाइड रहेगा, जिसमें सबसे पहला रहेगा बच्चों सेक्शन नंबर ए, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला। सेक्शन बी जो रहेगा ये आएगा आपका राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामेटिकल पार्ट का। फिर आपका पार्ट नंबर जो है वो तीसरा आ जाएगा इसका लिटरेचर वाला, ठीक है बच्चों। तो इस पेपर के सॉल्यूशन का मैंने पार्ट नंबर 1 करवाया हुआ है, यानी कि पेपर जो है मैंने आपके 2 ऑलरेडी सॉल्व करवाए हुए हैं, ठीक है। जिसमें से ये जो है हमारा पार्ट नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम सेक्शन नंबर सी को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। यानी कि आपकी जो किताब वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको इस वीडियो में हम बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले। हालांकि सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर आपको मैं दिखा जरूर दूंगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए अपने आज के इस पेपर को, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो सेक्शन नंबर ए है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, ये आ जाएगा। अच्छा, एक चीज, जो पार्ट 1 मैंने आपको करवाया है ना, ए प्लस और बी वाला पार्ट, उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले सेक्शन हमारा ए आया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला। ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ पिछली वीडियो में, ठीक है। जिसमें मैंने आपको नोट मेकिंग बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी, ठीक है। ये आपकी नोट मेकिंग आई थी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाई थी। फिर हमारा सेक्शन भी आ गया था क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। ग्रामेटिकल पार्ट था, इसमें रीअरेंजेड जो सेंटेंसेस थे, सिचुएशन वेकेंट एंड वांटेड पर आपका जो एक एडवर्टाइजमेंट था, ये भी मैंने आपको करवाया अच्छे तरीके से। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देखना। और पोस्टर बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको डिजाइन करवाया था और कुछ टिप्स भी बताए थे पोस्टर बनाने के लिए, ठीक है। बाकी वीडियो के एंड में मैं आपको ये सारी चीजें दिखा भी दूंगा दोबारा से। ओके, नाउ अब हम चलते हैं अपने आज के मेन पार्ट की तरफ। तो जो हमारा आज का मेन सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर सी, यानी कि लिटरेचर वाला पार्ट, जिसमें से सबसे पहला है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं आपके पोयम से, आपके चैप्टर से, उनके संबंध में हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटली जो है इस तरीके के क्वेश्चन आपसे 3 पूछे जाएंगे, ठीक है। ए, बी और सी, और जिसमें से 2 आपके क्वेश्चन एमसीक्यू वाले रहेंगे और एक रहेगा आपका नॉर्मली क्वेश्चन। इस तरीके से हर एक में ऐसा ही पैटर्न फॉलो किया जाएगा और सभी में आपको एक एक चॉइस भी मिलेगी, ठीक है। जैसे सबसे पहले ए दिया हुआ है, जो कि आपकी हॉर्नबिल किताब की जो पोयम है लेवनियम टॉप, उससे लिया गया है। तो पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है। द लेवनियम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो September sunlight. A few leaves yellowing all its seeds fell. तो हमने इसको पढ़ लिया। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए हमारे सामने क्या है बच्चों, एमसीक्यू का है कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ऑटोमन सीजन ऑन लेवेनियम ट्री, यानी कि लेवेनियम ट्री में ये जो शीत ऋतु होती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है इस पर बेसिकली। तो क्या प्रभाव पड़ता है, पत्ते पीले हो जाते हैं इसके, ठीक है, या फिर पत्ते हरे हो जाते हैं, पत्ते सारे झड़ जाते हैं, या फिर जामुनी रंग के हो जाते हैं। तो क्या होता है भाई, पत्ते क्या होते हैं इसके, पीले हो जाते हैं। द लीव्स हैव टर्न्ड येलो, आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन द सेकंड लाइन सितंबर सनलाइट, यानी कि आपकी जो सेकंड लाइन है ये वाली, ठीक है ना, सितंबर सनलाइट, इसमें कौन सा डिवाइस, जो पोएटिक डिवाइस कौन सा, यहाँ पे जो एक तरीके से हम कहते हैं मुहावरा टाइप में होता है ना, कि कौन सा यहाँ पे जो काव्य है वो यहाँ पे उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेटाफोर, यानी कि रूपक, एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास, फिर सिमले यानी कि बेसिकली ये होता है उपमा, और पुण्य यानी कि
यमक होता है। तो यहाँ पे कौन सा बेसिकली उपयोग किया गया, तो ये होता है एलिट्रेशन। क्या होता है बच्चों, एलिट्रेशन। सेकंड, थर्ड की बात करते हैं, व्हाई इज द पोयम नेम्ड द लेवनियम टॉप, यानी कि ये जो पोयम है इसका यही नाम क्यों रखा गया है, तो इसलिए रखा गया है बिकॉज ऑफ दैट द टॉप ऑफ द लेवनियम ट्री हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन द पोयम, यानी कि बेसिकली यहाँ पे ये समझाया गया है कि कविता का नाम जो द लेवनियम टॉप है ये इसलिए रखा गया क्योंकि कविता में लेवनियम के जो पेड़ होता है इसकी चोटी का विस्तार से वर्णन किया गया। ठीक है, चोटी का यानी कि सबसे ऊपरी भाग का। It is on the top of the laburnum tree that the nest of goldfish is located and where all the activity takes place when the goldfish visit the nest। यानी कि ये जो लेबनम पेड़ है इसके शीर्ष पर ना एक गोल्ड फिंच नाम का एक घोंसला है। ठीक है, जहाँ पे गोल्ड फिश जो है वो अपने घोंसले का दौरा करती है, सभी गतिविधियां वहां पे नजर रखती है अपनी सारी पर, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, सिंपल सा एकदम इजी से इजी वे में समझ में आ चुका होगा। ठीक है, एक दूसरे पेपर में मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया था वो भी इसी में दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे उसके बाद में। ठीक है ना, अब जो हमारी दूसरी पोएम है ये बेसिकली जो है आपकी पोएम का भी नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है, नेम द पोएम एंड द पोएट। ठीक है ना, तो क्या है, एंड हु आर्ट थू सेड आई टू द सॉफ्ट फीलिंग शोवर व्हिच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। अब आप सिंपल सा समझ गए होंगे कि किस पोएम की यहाँ पे बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। तो क्वेश्चन में क्या है कि नेम द पोएम एंड द पोएट, तो एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विटमैन। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ए हो जाएगा। सेकंड, हु इज द स्पीकर इन दीज लाइन्स, तो इस स्पीक इन लाइन्स में यानी कि आपके सामने जो आपको 4 से 5 लाइन दिख रही हैं इसमें कौन क्या बात कह रहा है, तो यहाँ पे दोनों ही अपनी बातों को कह रहे हैं, यानी कि एक तो है यहाँ पे पोएट और दूसरा यहाँ पे रेन। तो यानी कि क्या मतलब होगा, डी वाला जो हमारा आंसर है ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आपका ये भी कंप्लीट हो गया। एंड देन व्हाट डज द पैरास स्ट्रेंज टू टेल मीन, यानी कि ये जो पैरा है स्ट्रेंज टू टेल मीन यानी कि बताने के लिए कुछ अजीब टाइप में, तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है it refers to a strange phenomena the rain gives an answer to the poet's query. It is surprising to see an inanimate thing speak. That means कि ये जो वाक्यांश है अजीब घटना वाला, ये संदर्भित करता है कि बारिश कवि के बात का आंसर दे रही है, एक निर्जीव वस्तु यहाँ पे बोलते हुए हमें दिखाई दे रही, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक वाली बात है। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई है। तो इस तरीके से आपकी दोनों पोएम कंप्लीट हो गए। ठीक है, एक तो थी आपकी द लेबनम टॉप वाली, ठीक है, एंड देन एक थी आपकी जो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, ये वाली यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये आपके चैप्टर से लिया गया है, जिसमें ये जो है जहां तक मुझे लगता है ये चैप्टर है आपका जो डिस्कवरिंग सागर ट्रुथ वाला है, वो वाला चैप्टर है। ठीक है, तो आप इसे चाहो तो पढ़ लो क्योंकि यहाँ पे जो मेनली आपका जो आंसर है उसके लिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु सेड द मम्मी इज अ वेरी कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, यानी कि मम्मी वो जो ताबूत था बेसिकली उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1920 में कार्टर ने जो किया था उसकी वजह से। तो ये कथन किसने कहा है बच्चों, जय हवास ने, हार्वर्ड कार्टर ने, एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने, या फिर इजिप्शियन हिस्टोरियन ने कहा था। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ये कहा है सैड जाही हवास। ठीक है, यानी कि कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाय हेस्टी क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड हेस्टली रैंचेक्ड इन एंटीक्वाइटी। दैट मींस यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमसे ये पूछता है कि पुरातनता में जल्दबाजी, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब क्या है बच्चों, तो इसका मतलब आप इजीली यहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर सरप्राइजिंग कंप्लीट, यानी कि यहाँ से शुरू होता है आपका ये लेके यहाँ से। तो इसी तरीके से हमें देख लेना कि कैसे आंसर हमें यहाँ पे चूज करना है। तो चूज करेंगे आंसर यहाँ पे हम ये कि articles and artifacts that were buried with Tut's body were found to be complete, है ना। तो जो बात मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई थी बस वही यहाँ पे समझा देनी है। ठीक है, ये चीज है। तो तरीके से आपको नंबर जो ऑप्शन नंबर बी है ये राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हियर
कि व्हाट स्टार्टलिंग फैक्ट वाज रिवील्ड अबाउट टूट इन 1968। 1968 में ये जो टूट था इसके बारे में चौंकाने वाला जो तथ्य था, जो खुलासा था, जो रिवील्ड हुआ था, वो क्या था? तो ये था कि टुट्स मम्मी वाज एक्सरेड, यानी कि टुट्स का जो मम्मी थी उसका क्या हुआ, एक्सरे किया गया, उस ताबूत का एक्सरे किया गया। इट रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट दैट द ब्रेस्ट बोन एंड द फ्रंट रिब्स वर फाउंड मिसिंग इन द चेस्ट, यानी कि चौंका देने वाला तथ्य ये था कि उस मम्मी की छाती से उसकी हड्डी और उसकी जो सामने की पसलियां थी वो वहां से बेसिक मतलब उसके सामने पाई गई थी। ठीक है, वो बेसिक पाई नहीं गई थी बल्कि वहां से गायब थी एक तरीके से। ठीक है, इट सजेस्ट दैट टूट माइट नॉट बी डाइड इन नेचुरल डेथ, यानी कि ये दर्शाता है कि जब उसकी हड्डियां वगैरह नहीं दिखती हैं, थोड़ी बहुत कम दिखती हैं, तो ये दर्शाता है कि इसकी डेथ जो नेचुरली नहीं हुई थी। ही कुड नॉट हैव बीन मर्डर्ड एंड, यानी कि उसकी हत्या की गई होगी। ठीक है ना, ही कुड हैव बीन मर्डर्ड, यानी कि उसकी शायद से हत्या की गई होगी। ये बात यहाँ पे बताई। ठीक है, तो सिंपल सिंपल से बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं अच्छे तरीके से? बोलो हाँ समझ में आ रहा है। आगे अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो है आपका जो चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, शायद वहां से है। ठीक है, हाँ वहीं से बेसिकली, जैसे मैंने ये शब्द देखा ना वेव वोकल, मुझे को समझ में आ गया ये वहीं से है। नहीं 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 नहीं, ये एक सेकेंड, आई थिंक ये दी एडवेंचर से लिया गया है। ठीक है, आई थिंक ये दी एडवेंचर से है या फिर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई है। अब बताना मुझे एक बार कमेंट में ये किस में से है। ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर अराउंड द वर्ल्ड वोयेज, यानी कि ये जो पूरी की पूरी आत्मकथा है इसमें लेखक ने विश्व भ्रमण का निर्णय क्यों लिया, क्यों सोचा उसने कि मैं अब पूरे वर्ल्ड में घूमना चाहता हूं? बिकॉज ऑफ दैट टू डुप्लीकेट द वॉयज मेड 20 years ago by कैप्टन जेम्स कुक। बिकॉज ऑफ दैट, क्यों जाना चाहता था वो पूरे वर्ल्ड में घूमना? क्योंकि कैप्टन जो जेम्स कुक थे इनके द्वारा तकरीबन 200 साल पहले एक यात्रा की गई थी विश्व की नकल करने के लिए, तो ये भी चाहते थे कि हम भी ऐसा ही करें, इसलिए घूमना चाहते थे, जाना चाहते थे। ठीक है, द ऑथर एक्सेप्टेड हिज अप्रोचिंग डेथ बिकॉज, यानी कि जो ऑथर है इस चैप्टर का वो अपनी मौत को स्वीकार करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट हिज हेड स्मैश्ड इन द व्हील इंजर्ड बाय द एक्सप्लोशन, यानी कि उसका जो शर था बेसिकली वो विस्फोट से घायल उसका सिर पहिए में धंसने वाला था, पहिए से उसका टकरा गया था, बहुत ज्यादा उसको चोट टाइप में आ गई थी, ये बताया गया। ठीक है, एंड द थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड शी मेक हर फादर लाफ व्हेन द सिचुएशन वाज ऑलमोस्ट होपलेस, यानी कि जब स्वी के फादर जो होते हैं और उनकी जो मदर होती है बेसिकली वो जहाज को डूबने में जब सारी बातों को कर रही होती तो मतलब असहनीय स्थिति हो जाती है, तो ऐसे में सुई कैसे उन्हें हंसाती है, कैसे उनकी सिचुएशन को कंट्रोल करती है? दिस सिचुएशन वाज होपलेस एंड द पेरेंट्स वर स्टिल टेंस, यानी कि वो अभी भी बहुत ज्यादा टेंशन में थे, बहुत ही ज्यादा असहाय थे। शी मेड अ कार्ड एंड ड्रू कैरेक्टर्स ऑफ हर पेरेंट्स, एक तरीके से जो सुई थी उसने क्या किया, उसने एक कार्ड बनाया और उसपे अपने माता पिता के जो कैरिकेचर्स थे वो उसने बनाना वहां पे शुरू किया। ठीक है, दिस मेड देम लाफ, यानी कि इससे उसने हंसी आई। द कार्ड ऑल्सो थैंक्ड देम एंड गेव अ मैसेज ऑफ अ होप, यानी कि वो एक तरीके से धन्यवाद रूप में था और साथ ही उसने वो जो कार्ड था उस बच्ची ने जो बनाया था सुई ने, वो उसके माता पिता के लिए एक संदेश था कि खुशी खुशी काम करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। ओके, आ रहे आपको अच्छे तरीके से समझ में सारी की सारी बातें? चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे सी वाले की, तो आपका ये कंप्लीट होगा ये वाला पार्ट। अब चलते हैं सी वाले पार्ट पे। तो सी वाले पार्ट में आप यहाँ पे देखेंगे, मैं ये देखिए छोटा है तो मैं आपको इसे पढ़ के बता दूंगा, फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो क्या है कि मिस पियर्सन शेयर्स हर ग्रीफ विद द नाइवर मिस फिजगार्ड। मिस फिजगार्ड टेल्स दैट her our soft behavior is responsible for the misgivings of the family members. Miss Fitzgerald has a plan for her. क्या प्लान था भाई? With the magic that she once learned in the far east. She suggests that the two of them should exchange their spirits with each other, यानी कि अपने शरीर की बॉडी की आत्मा को एक दूसरे के साथ में चेंजेस करने की बात। क्वेश्चंस क्या है? द क्वेश्चन इज हियर कि हाउ वर मिस एनी पियर्सन चिल्ड्रन पोर्ट्रेट इन द प्लॉट, यानी कि वो जो
मिस पियर एनी पेशेंट के जो चिल्ड्रन थे वो उनके साथ में कैसा व्यवहार रखते थे, क्या वो डिमांडिंग एंड डिसरेस्पेक्टफुल थे, क्या वो केयरिंग एंड लविंग थे, क्या वो रिस्पेक्टफुल थे या फिर ओबिडिएंट एंड सिंसियर थे। तो आप सभी को पता है वो कैसे थे, वो ज्यादातर डिमांड करते थे और ना ही वो अपनी मदर जो थी एनी पेशेंट उसकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, यानी कि डिसरिस्पेक्टफुल थे। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट प्लान डिड मिस फिtzgerald पिच टू मिस पियर्सन, यानी कि मिस जो फिtzgerald थी इन्होंने मिस पियर्सन को क्या बेसिकली उन्हें सजेशन दिया, तो उन्होंने सजेशन दिया एक्सचेंज हर सोल विद मिस पियर्सन, यानी कि उन्होंने कहा कि तुम हमारी जो बॉडी है उसके साथ में चेंज कर दो और मैं तुम्हारे जो घर में जो भी चल रहा है उसे सुधार सकती हूँ। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी, मिस फिtzgerald ने मिस पियर्सन से कही। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हियर कि हाउ वाज मिस पियर्सन डिफरेंट फ्रॉम मिस फिtzgerald, दोनों में क्या डिफरेंट है बेसिकली एक तरीके से। तो मिस पियर्सन वाज ए प्लीजेंट बट वरिड लुकिंग वुमन इन हर 40s, यानी कि मिस पियर्सन जो है वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही तकरीबन 40 वर्ष की हो चुकी है और अभी भी वो चिंतित महिला दिखती है। बट अनदर हैंड मिस फिtzgerald वाज ओल्डर, हैवियर एंड स्ट्रॉन्गर एंड सिंसियर पर्सनालिटी, यानी कि ये जरूर है कि श्रीमती जो फिtzgerald है वो अधिक उम्र की है लेकिन अभी भी वो तंदुरुस्त है, वो भारी है, वो एक मजबूत और एक अच्छी व्यक्तित्व वाली महिला दिखती है। मिस पियर्सन वाज सॉफ्ट स्पोकन विद द टच ऑफ सवर्णम व्हाइल मिस फिtzgerald had to deep voice with the irritation, यानी कि जो श्रीमती पियर्सन है उनकी भाषा एकदम सॉफ्ट है, इसीलिए उनके जो बच्चे लोग होते हैं ना वो उनपे मतलब डिमांड ज्यादा करते रहते हैं, उनकी बातों को सुनते नहीं। लेकिन श्रीमती फिtzgerald जो है उनका उच्चारण शक्ति, उनकी जो बोलने की भाषा है वो काफी ऐसी है जो लोगों को प्रभावित करती है उनकी बातों को मानने के लिए। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। नाउ तो ये हो गया हमारा सी वाले का पार्ट 1। अब सी वाले का करेंगे हम पार्ट नंबर 2, जो कि है आपकी जो चैप्टर है द मेलन सिटी वाला, वहां से लिया गया है कि एक तरीके से चैप्टर में वो पोएम है कि he orders to build an arch from where he can construct the specters. The arch is constructed within no time, but as soon as the king passes from under the arch, it touches his crown and it falls to the ground. क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या आंसर है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्ट हु मेड द मॉडिफिकेशन, यानी कि मॉडिफिकेशन किसने किया था, ऐसा आर्किटेक्ट क्यों कहते हैं, मतलब कि आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग किसने मॉडिफिकेशन किया था, किंग ने, चीफ के बिल्डर्स ने, उसने खुद किया था या फिर जो मसल थे उन्होंने किया था। तो किसने किया था बच्चों, ये किया था किंग ने। ठीक है, हु मेड द मॉडिफिकेशंस इन अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्ट, द किंग। ओके, नाउ second question, what kind of perception does the public have for the elected emperor after so many years? That means कि इतने सालों के बाद में उन्होंने जो अपना बादशाह चुना हुआ था उनके लिए, उनका जो राजा था उनके लिए कभी भी उनके मन में क्यों कोई गलत धारणा या वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं उभरा, बिकॉज ऑफ दैट ऑल हैव नो प्रॉब्लम व्हाट्स ओवर, यानी कि वहां पर सभी को कोई समस्या ही नहीं थी इस बात को लेकर, इसलिए कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तो हो गया। थर्ड देखते हैं कि व्हाई वाज आर्च ब्लेम्ड एट द फर्स्ट इंस्टेंस हु वाज अल्टीमेटली पनिश्ड, यानी कि क्या बताना है हमें, हमें बताना है कि द आर्च हैड बीन, एक सेकेंड पहले इसका मतलब तो समझ लो हिंदी में, उसके बाद ही तो आगे बढ़ेंगे। और जो प्रथम दृश्य है इसमें आर्क को दोष क्यों दिया गया और आखिर सजा किसे मिली थी, तो द आर्क हैड बेंच द किंग्स क्राउन ऑफ, यानी कि वो जो मेहराब था इसने राजा के मुकुट को गिरा दिया था। The ark was the corrupt according to the old wise man, यानी कि एक बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति के अनुसार ये एक अपराधी था। अंततः the king was punished ultimately, यानी कि उसने राजा को अंततः राजा को दंडित किया गया था। इस तरीके से कुछ बातें यहाँ पे कही जाती है, the king was punished ultimately। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको आपके क्वेश्चन नंबर ये जो आपका 6 था इसके ए पार्ट के दोनों चीजें आपको समझा दी, बी पार्ट की आपकी दोनों चीजें समझा दी और सी पार्ट की भी आपको दोनों की दोनों चीजें अच्छे से समझा दी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ जिसमें हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में 3-3 मार्क्स के आपके जो है वो दो क्वेश्चन है। आंसर एनी 2 आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ कि जो क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं वो ऐसे प्रश्न है जो ज्यादातर आपसे पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। आपसे पहले जो बच्चे आए थे ना एग्जाम्स देते थे, उनकी हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को एक बार देखेंगे ध्यान से। पहला क्वेश्चन है पोयम से। कौन सी पोयम है? ए फोटोग्राफ। तो पोयम का नाम है द पोयम फोटोग्राफ इज ऑल अबाउट लोस्ट मेमोरीज, यानी कि जो आपकी पोयम है लोस्ट फोटोग्राफ, सॉरी ए फोटोग्राफ, ये बेसिकली क्या है, ये खोई हुई जो यादें होती हैं उसके बारे में हमें बताती है। एक्सप्लेन हाउ द थीम ऑफ नॉस्टैल्जिया रन्स थ्रू आउट द पोयम, यानी कि ये जो पूरी की पूरी कविता ये पुरानी जो यादें हैं उसके विषय में चलती है। तो बताइए ये कैसे होता है बेसिकली। ठीक है, आइए समझते हैं। तो हम लिखेंगे इसका आंसर इस तरीके से 3 नंबर में। देखिए 3 नंबर में आंसर लिखना है तो कम से कम आपका जो है कम से कम आधा पेज तो होना चाहिए, कम से कम आधा पेज होना चाहिए। ठीक है, देखिए द पोएट सीज एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर इन विच शी वाज स्टैंडिंग ऑन द बीच विद हर टू कजिन्स डॉली एंड बेटी, यानी कि इस पोयम में, द फोटोग्राफ पोयम में होता ये है कि कवि जो है वो अपनी माँ की एक पुरानी सी तस्वीर देखती है। ठीक है, जिसमें उसकी दो चचेरी बहनें होती है, एक डॉली और एक होती है बेटी, और ये कहाँ पे होते हैं बच्चों? समुद्र पर, यानी कि बीच के आसपास कहीं खड़ी हुई होती है। ठीक है, this sea holiday was a past experience for the poet's mother, यानी कि समुद्र के आसपास में जो एक अब छवि थी उसका अनुभव, जो पुराना अनुभव था उन्होंने देखा कैसे? फोटोग्राफ की एक झलक से, जिससे वो अपनी माता की जो छवि थी और अपनी जो छवि थी उसको पुनर्जीवित किया, और एक तरीके से वो हंसने लगी थी इस चीज को देखकर। कैसे? ए ग्लिम्पिस ऑफ द फोटोग्राफ परहैप्स रिवीव्ड सम फीलिंग्स ऑफ शेयर्ड जॉय एंड शी लाफ्ड, यानी कि इस फोटोग्राफ को जब उसने देखा तो उसे बहुत ही ज्यादा हंसी आई और वो बहुत ज्यादा एक तरीके से खुश हुई इस बात से। फॉर द पोएट हर लाफ्टर इज एन इंसिडेंस ऑफ द पास्ट, यानी कि वो हंसी इसलिए क्योंकि ये उसके अतीत की घटना है। ठीक है, एंड देन द फोटोग्राफ कैप्चर्ड हर मदर स्वीट एंड स्माइलिंग फेस, इस फोटोग्राफ में उनकी माँ का बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा सा चेहरा एक कैप्चर कर लिया इस फोटो में। एट द टाइम शी was around 12 years old, the poet remembers how her mother used to laugh whenever she looked at that old photograph. That means कि तस्वीर में उसकी माँ का प्यारा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा था। उस समय तकरीबन वो 12 वर्ष की थी जब वो बीच पे गई थी। कवित्री यानी कि पोएटर है उसको याद है कि कैसे उसकी माँ जब भी पुरानी तस्वीर को देखती थी तो वो हंस पड़ती थी, और इसी तरीके से आज जब वो देखती है तो वो भी हंस पड़ती है। बट times but time has passed and now the poet has been left only with the memories of the mother as her mother is no more, यानी कि लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अब कवित्री के पास उसकी माँ नहीं है, बल्कि अब उसकी माँ की कुछ यादें हैं जिस रूप में वो आज उनकी फोटो को देख रही है। थस ए फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया फॉर बोथ द पोएट एंड हर मदर रन्स थ्रू आउट द पोएम, यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार कवि और उसकी माँ दोनों के लिए ही विषाद की भावना पूरी कविता में इस तरीके से चलती रही। ठीक है भाई, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर जहां तक मुझे लगता है बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। व्हाट आर द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड एंड व्हाट डिड द स्पीकर लर्न अबाउट द एक्सटेंस ऑफ हेवन एंड हेल, यानी कि दो क्वेश्चन एक साथ ऐड हो गए। क्या? एक तो आपको बताना कि पोएट्स की क्या फीलिंग है चाइल्डहुड के बारे में, एंड जो स्पीकर है, जो पोएट है, उससे बेसिकली क्या समझ में आता है नर्क और स्वर्ग के बारे में। तो आइए एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझेंगे। तो बी आंसर में दो है, तो पहला हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे सामने क्या क्या क्वेश्चन से पूछा गया। तो देखते हैं, आइए देखिए पूछा गया है, जो पूछा गया था उसका आंसर लिखते हैं। द पोएट रिगार्ड्स चाइल्डहुड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, यानी कि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो इस बड़े होने की प्रक्रिया में जो चाइल्डहुड एज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ मेक बिलीव, यानी कि बचपन ही एक ऐसा समय होता है जब हम बेसिकली क्या करते हैं, बचपन में विश्वास की अवधि बहुत ज्यादा होती है, बचपन में हम सभी पे विश्वास कर लेते हैं नॉर्मली। चिल्ड्रंस रेडिली
या फिर रैपिडली यहाँ पे होना चाहिए था, चिल्ड्रंस रेडिली एक्सेप्ट वट एवर द एल्डर्स से, यानी कि वो बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ सीख जाते हैं जो उन्हें उनके माता पिता उनसे बड़े सिखाते हैं। द पोएट डज नॉट फील एनी रिग्रेट और सेंस ऑफ लूज ऑन लूजिंग हिज चाइल्डहुड, यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि बचपन खोने पर कवि को कोई पछतावा या नुकसान का एहसास यहाँ पे नहीं होता, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गई कि चाइल्डहुड के बारे में जो पोएट है उसके क्या विचार है। अब दूसरे क्वेश्चन को समझिए कि यहाँ पे उसे हेल एंड हेवन के बारे में क्या समझ में आता है। एज द स्पीकर ग्रीव ओल्डर ही एक्वायर्ड रीजनिंग पावर, जैसे जैसे स्पीकर बड़ा होता जाता है, ठीक है, उसे कुछ सोचने समझने की शक्ति जो है वो आने लगती है। ही रियलाइज, उसे ये एहसास होता है दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी बुक्स एंड और एटलस, यानी कि जो हेल एंड हेवन है, स्वर्ग और नरक है, वो कहीं पर भी जियोग्राफी की बुक्स में या फिर एटलस में नहीं देखा जा सकता है। सिंस दे कुड नॉट बी लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड मैप, ना ही तो ये स्वर्ग और नरक वर्ल्ड मैप में लोकेटेड है। ही कॉन्क्लूड दैट दे डिड नॉट एग्जिस्ट, इस वजह से वो कहता है कि ये ऐसे नहीं हो सकते, बिकॉज ऑफ दैट मार्कर नहीं है कहीं पे ये, एंड मैं इसी चीज में बिलीव करता हूं जो मैंने देखी है, यानी कि ही वुड बिलीव ओनली व्हाट ही कुड सी एंड फाइंड इट। दैट्स व्हाई hell and heaven not exist in the real world according to the speaker, according to the poet. Okay, now बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड बच्चों ये है, द ग्रैंड मदर वॉज नॉट प्रीटी बट ब्यूटीफुल हाउ, यानी कि जो ग्रैंड मदर है वो बेसिकली ब्यूटीफुल वॉज नॉट प्रीटी, वो मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ग्रैंड मदर है आपकी दादी सुंदर नहीं थी लेकिन फिर भी सुंदर थी, आप ये कैसे कह सकते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के संदर्भ में आपको ये व्याख्या करनी है। ठीक है, तो आइए एक एक तरीके समझते हैं हर एक को। तो आंसर लिखेंगे इस तरीके से, द ग्रैंड मदर वाज शॉर्ट ओल्ड फैट साइलेंटली वेंट, मतलब इतनी सारी सारी चीजें एक ही बात में। देखो दादी जो थी उनकी अगर हम हाइट की बात करें तो काफी छोटी थी, बूढ़ी थी, मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। ठीक है, जैसे हम लोग झुके चलते ना उस तरीके से। फॉर द लास्ट 20 years शी लुक्ड द सेम एंड टू द ऑथर शी सीम्ड टू ओल्ड टू एज फर्दर, यानी कि पिछले हम 20 वर्षों की अगर बात करें तो ये वैसे ही दिख रही हैं जैसे कि लेखक को उस समय लग रही थी और अभी भी वैसे ही लग रही हैं। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू इमेजिन दैट शी कुड हैव बीन यंग एंड प्रीटी, यानी कि वो इस चीज में बहुत ज्यादा उसे कठिनाई होती है इस चीज को बेसिकली इमेजिन करने में कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो यंग में कैसी नहीं होंगी और वर्तमान में कैसी है। ठीक है, बट टू हिम शी वॉज ब्यूटीफुल इन अ प्रिस्टाइन एंड पीसफुल वे, दैट मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि लेकिन उसके लिए एक प्राचीन और शांतिपूर्ण तरीके से वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। He remembered her telling the beads of her rosary, ठीक है, untingily, that means यहाँ पे बताया गया है कि उसे याद आता है कि वो बिना थके अपनी माला जप रही थी। ठीक है, एंड यहाँ पे बहुत सारी और भी चीजें आती हैं। Her silver legs were scattered untingly over the pale, ठीक है, puckered face and her the lips constantly moved in where she was like the winter landscape in the mountains screen and content, that means उसकी चांदी की प्लेटें, उसके पीले मुरझाए हुए चेहरे, ठीक है, बेतरीब ढंग की बिखरी बिखरी पड़ी हुई जो बातें थी उसके संबंध में, ठीक है, उसके होठ लगातार एक आश्चर्य प्रार्थना में हिलते रहते थे। तो ये सभी चीजें जो थी वो उससे सुंदर ना होते हुए सुंदर बना रही थी। वह पहाड़ों के वह दृश्य, वह सामग्रियां, वह सदियों के दृश्य को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती थी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पोएट की मदर जो थी वो सुंदर नहीं होती भी बहुत ज्यादा सुंदर थी। ठीक है, आ गया समझ। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया बच्चों हमसे कि हाउ डिड राजेंद्र देशपांडे अप्लाई हिज थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफेरिक एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द बैटल ऑफ पानीपत। दैट मीन्स यहाँ पे हमें ये बताना है कि राजेंद्र देशपांडे ने पानीपत की जो लड़ाई हुई थी उसमें आपदाजनक अनुभव का जो उसका सिद्धांत था, ठीक है, उसको कैसे उसने इस पानीपत की लड़ाई में लागू किया था। आइए एक एक करके क्वेश्चन के आंसर को समझने इस तरीके से लिखेंगे आंसर इस तरीके से कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक तरीके से गंगाधर पंत, क्या लिखा है, गंगाधर पंत नरेटेड टू राजेंद्र हिज एक्सपीरियंस एट द आजाद मैदान मीटिंग,
यानी कि आजाद मैदान की बैठक में गंगाधर पंत ने राजेंद्र को अपना अनुभव बताया। क्या था? फॉर 2 days ही वाज इन कोमा, तकरीबन 2 दिन तक वो कोमा में रहे। ही हैड मीट विद दी एन एक्सीडेंट, यानी कि वो यहाँ पे पहुंचे किसी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से। ही आस्क्ड राजेंद्र प्रसाद टू एक्सप्लेन वेयर ही हैड स्पेंट दोस डेज, यानी कि उसने राजेंद्र प्रसाद से कहा कि जब मैं कोमा में था तो तुमने अपने 2 दिन कैसे बिताए, कहाँ बिताए। ठीक है। ही एडमिटेड दैट ही हैड बीन थिंकिंग ऑफ कैटास्ट्रोफोरिक थ्योरी बिफोर द क्वेश्चन, यानी कि उसने स्वीकार, वो ये स्वीकार करता है कि विनाशकारी जो एक सिद्धांत है वो उसके बारे में सोच रहा था, और कैसे उसने इतिहास के पाठ्यक्रम को उसने प्रभावित किया, एंड हाउ कुड चार्ज द हिस्ट्री कौशिक तरीके से। ठीक है। ही प्रोड्यूस्ड a page from the Bucker to prove that his mind was working normally, यानी कि उसने ये साबित करने के लिए कि उसका माइंड सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है दिमाग, उसने क्या किया, बखर से एक पृष्ठ तैयार कर दिया ताकि जो जो गंगाधर पंत है ना उसको कोई डाउट ना हो कि मैं इस तरीके का कोई विनाशकारी सिद्धांत के बारे में रिसर्च वगैरह कर रहा हूँ। ठीक है। द पेज डिस्क्राइब्ड दैट विश्वास, यानी कि ये जो व्यक्ति एक तरीके से विश्वास राव है, बेसिकली क्या है, विश्वास राव है, had not escaped the bullet rather he had been killed, that means वो जो पेज था उसने ये दिखाया कि विश्वास राव जो था, विश्वास राव गोली से नहीं बच पाए थे बल्कि वे मारे गए थे। ठीक है। if was just contrary to what his own history book said and he wanted to knew the facts, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो प्रश्न है वो वर्णन करता है कि विश्वासराव को गोली नहीं मारी गई थी, वो गोली से नहीं वो बल्कि मारे गए हैं, मर्डर हुआ है। ठीक है। अगर उनकी अपनी कोई किताब या कोई हैसियत होती, बेसिकली उनकी विपरीत थी और वह उसे ले जाना चाहता था इस तरीके से। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। कुछ कुछ एक आधा सेंटेंस जहां तक मुझे लगता है कि मैं मिसगिव कर देता हूँ, लेकिन जितना मेरी कोशिश हो सकती है बच्चों उतना मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपकी हॉर्नबिल किताब की, सॉरी जो स्नैपशॉट वाली किताब है उस पर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8 वाला। ठीक है। जिसमें आपकी जो स्नैपशॉट वाली किताब है उससे 1 मार्क्स के मतलब 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है, लेकिन आपको किसी एक का आंसर यहाँ पे देना है। आइए क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर हम आंसर को यहाँ पे समझेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यह है बच्चों कि यू विल प्रोबेबली एग्री दैट द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स डज नॉट हैव breathless adventure and acting action, then what your opinion making it interesting। क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप शायद इस बात से तो सहमत होंगे कि कहानी ये जो द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हाउस है ये एक बहुत ही रोमांच और एक ज्यादा मतलब एक्शन वाली नहीं थी। क्या आप इसे और ज्यादा दिलचस्प बना सकते हैं? अपनी तरफ से इसमें आपको कुछ बातें बतानी है, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? 3 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए छोटा सा ही मैंने आंसर लिखा हुआ है यहाँ से इतना। ठीक है। टोटली जो है वो आपका 7 से 8 लाइन में कंप्लीट है। लिखेंगे इस तरीके से, दिस सिंप्लिसिटी ऑफ द नरेटर मेक्स इट इंटरेस्टिंग, यानी कि जो नरेटर है, जो कथावाचक है, उसकी सरलता इसे और भी ज्यादा रोचक बनाती है। दिस स्टोरी पेंट्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ ए सर्टेन अर्मेनियन ट्राइब, यानी कि कहानी जो है वो एक निश्चित अर्मेनियन जनजाति की सच्ची तस्वीर को यहाँ पे दर्शा रही है। ठीक है। इट वॉज ए पुअर ट्राइब बट thrived with recognition of trust and the honesty, यानी कि ये जो जनजाति है ये एक गरीब जनजाति है, लेकिन ये अपने भरोसे और ईमानदारी की पहचान के साथ में संपन्न रूप से जी रही है। ठीक है। Despite their poverty and hunger, these people lives an honest and joyful life. That means कि एक तरीके से वो अपनी गरीबी में बहुत ही ज्यादा भूखे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो ईमानदारी से और अपना जीवन हास्य पूर्वक जी रहे हैं। ठीक है। द बेसिक गुडनेस ऑफ दीज पीपल इज द थीम ऑफ द स्टोरी। ये जो पूरी की पूरी अच्छी बातें हैं यही इस कहानी को और ज्यादा बहुत अच्छा बनाती हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। टू बॉयज एंजॉय राइडिंग अ स्टोलन हॉर्स। 2 बच्चे जो होते हैं वो
चोरी किए हुए घोड़े पर सवारी करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। येट दे कैन नॉट बी कॉल्ड थीव्स, जब तक कि उन्हें कोई चोर ना कह दे तब तक। दे डू नॉट इंटेंड टू कीप द हॉर्स विद देम फॉरएवर, उनका ये इंटेंशन नहीं था कि वो हॉर्स को हमेशा अपने पास रखेंगे। एंड दे रिटर्न इट द वेरी मोमेंट दे सी दैट इट वुड नो लॉन्गर बी सेफ टू कीप इट, यानी कि उन्होंने उसे उस टाइम पे वापस कर दिया जब उन्हें लगा कि वो इसे सेफ नहीं रख पाएंगे। अनदर इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऑफ द स्टोरी इज जेंटल ह्यूमर। जेंटल ह्यूमर यानी कि जेंटल ह्यूमर का मतलब क्या है? ये एक तरीके से हम कहते हैं कि एक टाइम का पीरियड है कि मोरार्स चार्मिंग कॉन्फिडेंस एंड खुशर वो डू नॉट हार्म डोंट माइंड इट क्रेज एट देयर own beauty to the narrative they captures the reader's interest. That means एक क्षण एक ऐसा था कि जब वे सोच रहे थे कि घोड़े को वापस कर दे, तो वे देखते हैं कि अब इसे रखना सुरक्षित नहीं होगा। तो इस कहानी का एक अन्य रोचक तथ्य ये भी हो जाता है, जो कि काफी हास्य है, कि मोसाद को आकर्षक आत्मविश्वास खुसरो का कोई नुकसान नहीं, कोई बात नहीं। इससे थोड़ा सा ना अच्छा लगा पाठक को कि रुचि उसकी जगी इस बात से। ठीक है ना? तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो आप इजीली यहां से समझ सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी में है कि डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स विद डोरिस। तो डोरिस के साथ में कौन सा इंसिडेंस हुआ, वो इंसिडेंट्स आपको यहाँ पे समझाना है। तो आइए इंसिडेंट्स को समझते हैं इस तरीके से। डोरिस इज शॉक्ड, वो चौंक जाती है। क्यों? टू फाइंड हर मदर स्मोकिंग व्हेन शी कम्स होम, यानी कि डोरिस जो है वो नॉर्मली जब होम अपने घर पर वापस आती है तो वो देखती है उसकी माँ नॉर्मली कुछ ना कुछ काम कर रही होती है, वो कुछ बोलती है तो सारे काम कर देती है। लेकिन आज उसकी माँ जो थी वो स्मोकिंग कर रही है। शी ऑर्डर्स हर मदर टू प्रिपेयर टी, उसने अपनी माँ को हुक्म दिया, मम्मी जाओ मेरे लिए चाय बना के लेके आओ, ठीक है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे लिए चाय लाओ, ऐसा कुछ। बट मिस पियर्सन रिमेन्स इनडिफरेंट टुवर्ड्स हिज डिमांड, यानी कि उसकी जो माँ थी वो यानी कि डोरिस की माँ, वो उसने उसकी बात को नहीं सुना, अनसुना कर दिया। दिस सडन चेंजेस बेफर्स डोरिस, अब इस चेंज ने डोरिस को बहुत ज्यादा विचलित कर दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात खत्म हुई, दूसरी बात शुरू हो गई। सी गोज टू हर रूम टू फाइंड दैट हर येलो ड्रेस हैज नॉट बीन आयरन, वो अपने घर रूम में गई, उसने देखा कि मैंने तो मम्मी से बोला था मेरी जो ड्रेस है वो आप आयरन कर देना, लेकिन उन्होंने तो किया नहीं। She gets really upset and almost scolds her mother for not doing this. पर वो बहुत ज्यादा उदास होती है और तकरीबन अपनी मम्मी को डांटने वाली ही होती है इस बात को लेके। अपॉन हियरिंग वर्ड्स, अब जैसे ही मिस पियर्सन ने अपनी बेटी डोरिस के जैसे ही उसने उन्होंने वर्ड्स सुने, तो उन्होंने क्या किया, मिस पियर्सन रिप्लाइज विद डिसगस्ट दैट डोरिस बीइंग अ ग्रोइंग अप शुड बी हर वर्क ऑन हर ओन, यानी कि एक आर्गुमेंट तरीके से उसने अपनी बेटी को समझाया, बेटा अब तुम बड़े हो रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें अपने काम स्वयं करने चाहिए, मम्मा तुम्हारी नौकरनी है, ऐसा बताया। अबव दैट शी मेक्स फन ऑफ हर फ्रेंड चार्ली स्पेंस एंड कॉल्स हिम अ हार्ड विटेड बकटूथ, यानी कि इसके बावजूद भी उसने मिस पियर्सन ने जो डोरिस थी उसके उसका जो फ्रेंड था चार्ली स्पेंस, उसका मजाक उड़ाया, क्या कहते हुए, हाथी के दांत जैसा। ठीक है, क्या क्या कहते हुए मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाया इस तरीके से कि हाथी के दांत जैसा, कुछ ऐसी बात यहाँ पे कही। ठीक है, आया कंप्लीट। तो ये एक इंसिडेंस था जो कि डोरिस के साथ में हुआ था। आई होप बच्चों कि आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ऑलरेडी हमारे 38 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे अपने 6 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो सबसे पहले 6 मार्क्स के क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया कि 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए 6 मार्क्स के समय। क्या क्वेश्चन है कि हु वाज नोरवू, नोरवू कौन है? हाउ डिड दी ऑथर स्ट्राइक फ्रेंडशिप विद नोरवू, यानी कि नोरवू के साथ में ऑथर की कैसे फ्रेंडशिप होती है। द नरेटर इन द ट्रेवलर सिल्क रोड realized that the snow was both dangerous as well as beautiful justified। 3 क्वेश्चन आपके एक साथ में है। नोरवू कौन है, नोटबुक के साथ में ऑथर की कैसे दोस्ती होती है, नरेटर को जो आइस होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगती है लेकिन बहुत ही ज्यादा सुंदर भी होती है, इसका क्या मीनिंग है, सारी की सारी बातें समझाइए। तो आइए एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर को वर्ड टू वर्ड हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए आंसर में सबसे पहले बात करेंगे नोरवू के बारे में। तो नोरवू कौन है? नोरवू वाज अ टिबेटियन स्कॉलर हु यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स अबाउट होली लेक। तो नोरवू कौन है? नोरवू जो है वो एक क्या बताएं, हाँ टिबेटियन क्या है, तिब्बत का एक विद्वान है जो कि एक पवित्र सरोवर
के बारे में एक लेख लिखना चाहता है। होली लेक यानी कि पवित्र सरोवर। ही वॉज वर्किंग एट एन अकेडमी इन बीजिंग, वो बीजिंग में एक अकेडमी में काम करता है। इट वॉज हिज फर्स्ट टू द प्लेस, और वो जहाँ पे ऑथर जा रहा था वही इसका पहला प्लेस था। ही न्यू अ बिट ऑफ इंग्लिश, उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती थी नोटबुक को। दिस ब्राउट हिम क्लोजर टू ऑथर, यही कारण था कि वो ऑथर के करीब जा सका। He was not practicing Buddhist, यानी कि उसे बुद्धिस्ट के बारे में नहीं पता था। He suggests that they should her say Miyak to carry their luggage and start their journey. He turned out to be an ideal companion. यानी कि उसने सुझाव दिया कि उसे अपना जो सारा सामान जो है ना उसे ले जाने के लिए कुछ याक यानी कि जंगली जो भैंस या फिर कुछ जंगली सांड वगैरह जो होते हैं वो खरीद लेने चाहिए, किराए पे ले लेनी चाहिए, ताकि उसका सामान जो साथ ही आदर्श से आराम से निकलता जाए। ठीक है। और वो जो नोरू था, ये जो ऑथर है इस चैप्टर का सिल्क रोड का, तो उसके संबंध में उसके जो संबंध थे वो काफी अच्छे बनते चले गए। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। द नरेटर इन द ट्रेवलर सिल्क रोड रियलाइज दैट द स्नो वाज बोथ डेंजरस एज वेल एज ब्यूटीफुल। कैसे हुआ आइए समझते हैं। तो लिखेंगे स्टैंड ऑन हिज वे सर्वेड द स्नो नॉट डीप बट कार कुड टर्न ओवर। यानी कि यात्रा वृत्तांत सिल्क रोड में कथावाचक ने महसूस किया था कि बर्फ खतरनाक है लेकिन इसके साथ सुंदर भी। कैसे? स्टेन ने अपने रास्ते में बर्फ का सर्वेक्षण किया और उसने पाया कि बर्फ जो थी वो ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन हो सकता है कुछ चांसेस है कि उसकी कार जो है इसमें फिसल न जाए, पलट न जाए। कवर ओवर द रिस्क, यानी कि इस रिस्क के बावजूद भी फुलिंग हैंडफुल्स of dirt across the frozen surface. Snow was spread with soil. They drove without difficulty. यानी कि उन्होंने क्या किया, बर्फ में गंदगी रेत टाइप में फेंकना शुरू कर दिया। बर्फ जो थी वो मिट्टी के साथ में फैल जाए और वे बिना किसी कठिनाई के वहां से चले गए। ठीक है। Stopped at another blockage. This time to decide drive around the snow. यानी कि वो दूसरी जगह पर जाकर अब रुकते हैं। अब वो बर्फ के चारों ओर गाड़ी चलाने का फैसला करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द रिस्क डिड नॉट अंडरमाइन द स्किन ब्यूटी ऑफ द प्लेस, यानी कि वहां पे रिस्क भी बहुत है लेकिन यहाँ पर जो इसकी ब्यूटी है हम उसे भी अस्वीकार नहीं कर सकते। इन द वैली, इस घाटी में द शो स्नो कैप्ड माउंटेन्स एट द रिवर वाज वाइड बट मोस्टली ब्लॉक्ड विद द आइस दैट स्पार्कलिंग इन द सनशाइन। यानी कि उसने ये देखा कि यहाँ पे जो जोखिम है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, लंबी लंबी नदी, चौड़ी चौड़ी जो नदियां हैं, ज्यादातर बर्फ से ढके हुए जो रास्ते हैं, यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा धूप की वजह से जगमगा रहे हैं, चमक रहे हैं, और यही बर्फ उसको और ज्यादा बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। टर्न्स बिकम शार्पर एंड द राइड बम्पियर rocks around were covered with patch of bright orange lichen under the rock shaped अनशाइन शेड। यानी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले गए, रास्ते और तेज होते चले गए, सवारी उबड़ खाबड़ होती चली गई, चारों ओर की चट्टानें चमकीले नारंगी लाइकेन की पेज जैसे उन्हें दिखाई देने की, चट्टानों के नीचे अर्थहीन छाया लगने लगी उन्हें, और ये ही चीज उन्हें अच्छी भी लग रही थी और कहीं ना कहीं इससे उन्हें थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। ठीक है। तो आपका ये भी सिल्क रोड के बारे में ये तीनों के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए बहुत अच्छी तरीके से। आप चाहो तो इसे पढ़ लो अब। ठीक है, मैंने समझा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th का जो सेकंड है वो है कि व्हाट डू यू थिंक प्रोफेसर गायतोंडे डिसाइड नेवर टू प्रेजाइड ओवर मीटिंग्स अगेन। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब ये है बच्चों कि आपको क्या लगता है कि प्रोफेसर गायतोंडे ने फिर से जो मीटिंग्स होती हैं, बैठकें जो होती हैं, उनकी अध्यक्षता, उनकी सब कुछ हैंडल करने का जो कार्य था वो क्यों मना कर दिया, क्यों छोड़ा ये बात? आइए समझते हैं क्या क्यों किया ऐसा। तो प्रोफेसर गायतोंडे had the experience of speaking at 999 meetings and faced the Pune audience as being most hostile। यानी कि प्रोफेसर गायतोंडे ने लगभग 999 सभा में बोलने का अनुभव था उसे, लेकिन जब पुणे के दर्शकों के सामने वो जाता है तब तो वो पुणे के दर्शकों को एक शत्रु के रूप में देखता है। ठीक है। During his visit to the other world, he found a lecture going on at आजाद मैदान। यानी कि दूसरी दुनिया की यात्रा के दौरान उसे आजाद मैदान में एक व्याख्यान, एक लेक्चर सुनने को मिला। The presidential chair on the stage was uncopied। यानी कि
वहां पे मंच पर अध्यक्ष अध्यक्ष जो थी उसकी कुर्सी खाली थी और वहां पे एक व्यक्ति भाषण दे रहा था। प्रोफेसर गायतोंडे, who believes in property and decorum in social and public life, considered it to be a sacrilege and wanted to correct the wrong act। यानी कि सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में मर्यादा और मर्यादा में विश्वास करने वाले प्रोफेसर गायतोंडे ये उस चीज को अपवित्र मान रहे थे। क्या मान रहे थे अपवित्र? कि वहां पे जो अध्यक्ष की कुर्सी है वो खाली है और ये कैसे भाषण दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वे ये चाहते थे कि वे माइक पर जाएं और अपने विचारों को व्यक्तित करें, बट द अनफ्रेंडली ऑडियंस वाज इन नॉट मूड टू लिसन। लेकिन वहां की जो ऑडियंस थी वो सुनने के मूड में नहीं थी। ठीक है, दे डिक्लेयर्ड दैट दे वर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम देयर चेयर ऑफ द वोट ऑफ थैंक्स। यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये तय किया, क्या तय किया कि तो प्रोफेसर गायतोंडे ने क्या तय किया था? उन्होंने तय किया कि वे कुर्सी की टिप्पणियों पर धन्यवाद प्रस्ताव और लंबे परिचयों से अब थक चुके हैं। ठीक है, नाउ ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शन, वही होगी, दे ओनली वांटेड टू लिसन टू द स्पीकर। अब वो सिर्फ और सिर्फ उस स्पीकर को सुनना चाहते थे जो उस बातों को बोल रहा था। दे हैड अबॉइश्ड द ओल्ड कस्टम्स लॉन्ग एगो। यानी कि उन्होंने जो पुराने रीति रिवाज जो थे उनको अब पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, ऐसा देख रहे थे। द प्रेसिडेंशियल चेयर वाज जस्ट सिंबॉलिक। यानी कि उनकी जो चेयर थी वो एक तरीके का सिंबल था। द क्राउड इंटरप्टेड प्रोफेसर गायतोंडे इन हिज लेक्चर एंड पुश्ड हिम विद फोर्स बॉडीली। यानी कि पुराने टाइम पे राष्ट्रपति की कुर्सी जो थी वो एक संकेत, जो खाली थी वो संकेत थी कि भीड़ ने प्रोफेसर गायतोंडे के जो वक्तव्य थे, जो व्याख्यान थे, उसके बीच बचाव किया और उन्हें जोर जबरदस्ती धक्का दे दिया उसी भीड़ में। ठीक है, दिस वाज ए वेरी हॉररिंग एक्सपीरियंस फॉर द एनिमेट हिस्टोरियन एंड ही डिसाइडेड नेवर टू प्रेजाइड ओवर मीटिंग्स अगेन। और इसी वजह से अब उसने ये तय कर लिया कि मैं एक इतिहासकार होते हुए भी अब किसी भी तरीके की कोई मीटिंग्स अटेंड नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे उसने कही थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट जितना हो सकता था अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। आंसर एनीवन आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 120 to 150 वर्ड्स। क्वेश्चन क्या है? एंड्रयूज visit to Morgan's gave him pleasure and satisfaction that he had not achieved earlier justified। यानी कि एंड्रयू मॉनसन जो था ये गया था कहां? देखो ध्यान से सुनो कि एंड्रयू विजिटेड मॉर्गन्स गेव हिम प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन दैट ही हैड नॉट अचीव्ड अर्लियर। एंड्रयू जो था वो मॉर्गन्स के घर जाता है और उसे वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन देता है जो उसने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं लिया था। तो इसको आपको यहाँ पे दर्शाना है वो क्या था। तो लिखेंगे इस तरीके से, एंड्रयू विजिट द मॉर्गन्स गिव हिम प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन दैट हैड नॉट अचीव्ड अर्लियर। देखिए क्या था, एट हाफ पास्ट थ्री, तकरीबन 3:30 बजे के आसपास, आफ्टर अनार, 1 घंटे की डिफिकल्ट स्ट्रगल, बहुत ही मेहनत, बहुत कड़ी और स्ट्रगल के बाद में, द चाइल्ड वाज बोर्न लाइफलेस। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी जो बच्चा पैदा हुआ, जो बच्चा जन्म लिया, वो अशांत था, वो सांस नहीं ले रहा था। मदर ले कोलैप्स्ड एंड ऑलमोस्ट पल्सलेस। यानी कि उसकी माँ जो थी वो सांस नहीं ले पा रही थी, एक तरीके से बहुत ही ज्यादा एक तरीके से बेहोश होने वाली थी। इंजेक्टेड द मेडिसिन एंड स्ट्रगल टू रिस्टोर द लाइफलेस सुजैन मॉर्गन। यानी कि उसे एक मेडिसिन खिलाई जाती है, किसे? मॉर्गन जो होती है, मॉर्गन जो होती है बेसिकली मेडिसिन भी खिलाता है। ठीक है, एक इंजेक्शन भी लगाता है उसे ताकि वो जो बच्चा, वो जो माँ है वो जीवित बनी रहे। ठीक है, इंटेंस एफर्ट, हर हार्ट बीट बिकम स्टेडी। और वो बहुत सारे उसने संघर्ष किए ताकि उसकी जो हार्ट बीट है वो सही बनी रहे। ठीक है, अब उसने जब माँ को पूरी तरीके से एक तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया, देन टर्न्ड हिज अटेंशन टू द लाइफलेस बेबी। अब दूसरी इसकी जो चुनौती थी वो चुनौती थी उस लाइफलेस बेबी के बारे में। कंडीशन वाज केस्ड बाय लेक ऑफ ऑक्सीजन इन दी वॉइस ब्लड। यानी कि उसके जो खून था उसमें बेसिकली ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा था। आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का एक मेथड होता है जिससे ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में इंजेक्ट की जा सकती है, लेकिन
रश्ड द चाइल्ड, यानी कि वो बेसिकली उसने ऐसा किया तो, लेकिन वो काम नहीं किया। उसने फिर क्या किया, रश्ड द चाइल्ड फ्रॉम द बेसिन इनटू द नेक्स्ट फॉर 15 मिनट्स, यानी कि उसने बेसिन में बच्ची को क्या किया, लिटा दिया और फिर उसको उससे रगड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि लास्ट में रब्ड द चाइल्ड विद अ रफ टॉवल, उसने देखा सारे उसके नतीजे सारे के सारे खत्म होने लगे, तब उसने बच्चे को एक टॉवल से रगड़ा, एक तरीके से उसकी पीठ को छेड़ाया, क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स, ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इनटू दैट लिम्प बॉडी, यानी कि वो धीरे धीरे से उसको रगड़ता और उसके चेस्ट उठे हाथों को, और वो ट्राई करता है इस चीज के लिए ताकि ये सांस ले सके मिरेकली, और वाकई में जादू हो गया। द टीनी चेस्ट बिगन हैविंग द डे हियर टू चाइल्ड्स क्राई, उसके छाती से थोड़ी थोड़ी धड़कन शुरू हुई और बच्चे ने थोड़ा सा रोना शुरू कर दिया। He had saved 2 lives, was eternally relieved at having done something real at last, यानी कि इस तरीके से मॉर्गन्स को उसने उसकी भी जिंदगी दी और उसके बेटे की भी, उसकी जो भी औलाद थी, जो भी बच्चा था, उसकी भी जिंदगी उसे प्रोवाइड करवाई थी। दैट्स ऑल ऑफ योर क्वेश्चन दैट आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से ये समझ में आ चुका हो। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की सेकंड पार्ट की। द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ द ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट दैट फॉलोज द वॉर, यानी कि ये जो द एड्रेस स्टोरी है, पते वाली जो स्टोरी, एक तरीके से ये मानवीय दुर्दशा को दर्शाती है, कब, जब वॉर हो रहा होता है उस टाइम। तो आपको इसके बारे में समझाना है अकॉर्डिंग टू योर किताब। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू योर बुक बेसिकली। ठीक है, किताब बोल दिया हिंदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। क्वेश्चन हमने देख ही लिया, आंसर लिखेंगे। वॉर ब्रिंग्स विद इट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, युद्ध जो है वो अपने साथ बहुत ही भयानक परिणाम, विनाश और मृत्यु लेके आता है। इट किल्स द सबटल फीलिंग्स ऑफ लव एंड सिंपैथी, वॉर जो है वो हमारी प्रेम, हमारी सहानुभूति, हमारी अच्छी भावनाओं को मार देता है। इन दिस स्टोरी इट वाज हैपेंड ऑलरेडी, इस कहानी में वो भी हुआ। यस, द नरेटर्स मदर्स लीव्स ऑल हर वैल्यूएबल्स विद एन अक्विटेंस, यानी कि एक वुमेन ड्यूरिंग दी वॉर, यानी कि नरेटर की जो माँ थी, ठीक है, उसके जो भी वैल्यूएबल बेसिकली थिंग्स थी, जो भी वस्तुएं थी, उसने एक वुमेन को दी हुई थी। ठीक है, वॉर के समय। द मदर डाइज एंड मैनी ईयर्स लेटर, उसकी माँ जब मर जाती है नरेटर की, तो बहुत सालों के बाद द नरेटर कम्स टू द वुमेन टू सी हर मदर थिंग्स, वो उस महिला के पास जाती है जहां उसने अपनी माँ के माँ का पता लिखा था ना कि यहाँ पे मेरे सामान होंगे, बाद में ले जाएगा इस तरीके से। बट द वुमन शो नो ह्यूमन फीलिंग्स टुवर्ड्स हिम, यानी कि उसने मानवीय जो भावनाएं होती हैं वो इसके प्रति नहीं दिखाई। रादर शी बिहेव्स वेरी हार्शली, और बहुत ही क्रूर तरीके से उस नरेटर से बात की। शी डज नॉट इवन अलाउ नरेटर टू कम एंड सिट फॉर अ व्हाइल, उसने नरेटर को बुलाया तक नहीं, इवन उससे ऑफर भी नहीं किया तो आओ यहाँ पे बैठो। शी सेज लूंटी इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी, ठीक है, यानी कि वो एक तरीके से इस तरीके से कहती है कि मेरे लिए अब सुविधाजनक नहीं है। आई कांट सी यू सम अदर टाइम, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। एंड देन सी क्लोज द डोर, और कहा कि तुम चले जाओ, और फिर गेट बंद कर दिया। Thus we see that war devastates the world not only a physical level but also on emotional and spiritual level, यानी कि युद्ध न केवल भौतिक स्तर पर बल्कि लोगों की आध्यात्मिक, लोगों की भावनात्मक दुनिया को भी तबाह कर देता है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर ये वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 था बच्चों, ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताता हूँ। अब आपका जो एक क्वेश्चन पेपर मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है, उसको यहाँ पे मैं समझा देता, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपका जो सेक्शन नंबर बी वाला पार्ट है ना, इसको मैं आपको दोबारा से ना एक बार दिखा दूंगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, क्या क्या समझ लेंगे आइए देख लेंगे। मैंने आपको चीजें समझाई हुई अच्छे तरीके से, जिसमें सेक्शन नंबर बी में आपका ग्रामेटिकल वाला पार्ट आ गया था। ठीक है, मेनली जो था वो हमारे लिए सबसे ज्यादा मेन था आपके इस वाले पार्ट के लिए। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपको लिखना था सिचुएशन वेकेंट के ऊपर क्या, एक पोस्टर। ठीक है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जो ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई है, उसमें मैंने आपको बताया सिचुएशन वेकेंट पे आपको कैसे लिखना है। जैसे
क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है। अब देखो इस वीडियो में तो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें वो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए आप इसे पढ़ लेना बेसिक से। अगर आपको ये समझना है हर एक चीज को अच्छे तरीके से, तो आई बटन में एक लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा पार्ट E+B करके, तो उसको आप जाके जरूर देख लेना। सिचुएशन वीकेंड में आपको इस तरीके से लिखना है, आपको इसमें से अपना टॉपिक चेंज करना है, बाकी चीजें आप ऐसे लिख सकते हैं। सिचुएशन जो वांटेड होती है उसमें आपको कैसे लिखना होता है, तो उसके बाद में आप ये पॉइंट पढ़ सकते हैं तरीके से, ठीक है। बाकी फिर आपको जो है कोविड एप्रिशिएट बिहेवियर के ऊपर एक आपको जो है पोस्टर मेकिंग करनी थी, तो पोस्टर मेकिंग देखिए इस तरीके से करनी थी, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में, ठीक है। दूसरी पोस्टर मेकिंग थी बुक्स के बारे में, ठीक है, बुक्स लाइब्रेरी एंड इंपॉर्टेंस बुक्स के बारे में, वैल्यूएबल बुक्स के बारे में, तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे एक स्पीच थी किसके ऊपर, द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ, आपको ये डिलीवर करनी थी मॉर्निंग असेंबली में। तो भाई इसके ऊपर मैंने एक पूरी की पूरी आपको जो स्पीच है वो बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी और आपने समझी भी थी, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे जो है स्पीच इतनी बड़ी थी, ठीक है। एंड जो आपकी सेकंड स्पीच थी बच्चों, वो थी अंडर एज ड्राइविंग इज अ रोड टू डिजास्टर, इसके बारे में थी। तो हमने सेम टू सेम वही आपको अच्छे तरीके से समझाई थी और आपने समझी भी थी, ठीक है भाई। अगर नहीं समझी है तो आप पिछली वीडियो को देख लो, आप समझ जाओगे। एंड उसके बाद में एक डिबेट थी आपकी, ओल्ड एज होम्स आर नेसेसिटी, इसके बारे में, तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसके बारे में फेवर में मैंने आपको समझाया था, ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। एंड उसके बाद में फेवर के अगेंस्ट में मैंने आपको भी अगेंस्ट में भी आपको बताई थी सारी की सारी बातें, तो अगेंस्ट में मैं आपको यहाँ पे समझा ही चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद में फिर सेकंड आपकी जो डिबेट थी वो ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस के बारे में थी, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ ऑलरेडी। ये सबसे पहले की इंग्लिश की जो वीडियो थी उसमें बताया था, फिर अगेंस्ट में मैंने ये सारी चीजें आपको समझाई थी। तो इस तरीके से मतलब पूरे का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो मैं आपको ऑलरेडी ये अब इस वाले पार्ट को मिला के समझा चुका हूँ, ठीक है। तो जहां तक मुझे लगता है बच्चों कि आप सभी को आज की ये जो वीडियो है वो बहुत अच्छी लगी होगी, आप सभी को आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर अब आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो आपने करना क्या है बच्चों, जितना हो सके आप उतना इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप जितना ज्यादा इसको लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। और साथ ही आप सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इससे अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। बाकी बच्चों आपसे आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे चैनल की पूरी टीम की तरफ से आपको आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके इंग्लिश एग्जाम के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।